आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का सोशियो ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी टॉपिक है वो है किनशिप। किनशिप जो टॉपिक है समाजशास्त्र की, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे प्रश्न आपको समाजशास्त्र के प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो हम किनशिप पे आज ये मेरा वीडियो लेक्चर है और ये इसको हम पार्ट पार्ट में लेंगे। बहुत ज़्यादा भी करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, तो इसलिए हम पार्ट वाइज करेंगे। तो इसमें आज हम इंट्रोडक्शन रखेंगे किनशिप की और बाकी जो महत्वपूर्ण इसके टाइप्स हैं इन सब पे हम चर्चा करेंगे। तो हम अपने वीडियो लेक्चर को अब स्टार्ट करते हैं। कहा जाता है कि समाज में कोई भी व्यक्ति अकेला रहकर जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक ऐसे बहुत से व्यक्तियों से घिरा रहता है जिनके बीच उनकी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इन व्यक्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति वे होते हैं जिनका एक व्यक्ति से विवाह अथवा रक्त का संबंध होता है। विवाह और रक्त से संबंधित सभी व्यक्तियों से भी हमारे संबंध समान प्रकृति के नहीं होते हैं। कुछ व्यक्तियों से हमारी बहुत निकटता बहुत अधिक होती है, जबकि कुछ व्यक्तियों से यह संबंध कम घनिष्ठ और कुछ लोगों से तो मात्र औपचारिक मात्र ही होता है। यह संबंध पूरी तरह व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि इनका रूप बहुत कुछ समूह की परंपराओं, प्रथाओं तथा आदर्श नियमों द्वारा निर्धारित होता है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि संबंधों की वह व्यवस्था जिसके अंतर्गत अनेक सामाजिक नियम एक सामाजिक प्राणी को विवाह और रक्त से संबंधित बहुत से व्यक्तियों से जोड़ते हैं, तो ऐसी व्यवस्था को नातेदारी व्यवस्था कही जाती है। ठीक, तो इसी दृष्टिकोण से नातेदारी व्यवस्था सामाजिक अंतर्क्रियाओं का एक विशेष रूप है। ध्यान दीजिएगा कि नातेदारी व्यवस्था सामाजिक अंतर्क्रियाओं का एक विशेष स्वरूप है। इसको आप नोट भी कर सकते हैं कहीं एक लाइन में। और फ्रेंड्स, आपसे ये भी कहना है कि आप अगर चाहो तो पॉइंट्स में जब आप कोई भी वीडियो लेक्चर सुनते हो जो आपके सब्जेक्ट से संबंधित है, तो उसमें आपको जो महत्वपूर्ण बिंदु लगता है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं, उसको आप ज़रूर अपने कॉपी पे नोट डाउन ज़रूर करिए। ठीक है, तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं अभी। फ्रेंड्स, अब हम लोग इसी क्रम में नातेदारी व्यवस्था के अर्थ की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मानव शास्त्रीय शब्दकोश के अनुसार इसे देखेंगे। नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे सभी संबंध आते हैं जो कल्पित तथा रक्त संबंधों पर आधारित होते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो कल्पित तथा रक्त संबंधों पर आधारित होते हैं। ठीक, और इसी क्रम में ये तो हो गई मानव शास्त्रीय शब्दकोश के अनुसार। ठीक है ना। अभी इस रॉबिन फॉक्स के अनुसार हम लोग देखेंगे डेफिनेशन को। यहाँ पे फिर रॉबिन फॉक्स के अनुसार नातेदारी का तात्पर्य कुछ स्वजनों के मध्य स्थापित होने वाले संबंधों पर आधारित होते हैं, चाहे वो वास्तविक हो अथवा कल्पित, समान रक्त वाले हों। ध्यान दीजिएगा, ये भी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है रॉबिन फॉक्स की नातेदारी का तात्पर्य कुछ स्वजनों के मध्य स्थापित होने वाले संबंधों पर आधारित होते हैं। यह स्वजन चाहे वास्तविक हों अथवा कल्पित या समान रक्त वाले हों। ठीक है। अब इसी क्रम में हम लोग रैडक्लिफ ब्राउन की डेफिनेशन को देखते हैं नातेदारी के संबंध में। रैडक्लिफ ब्राउन के अनुसार नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है तथा यह सामाजिक संबंधों के प्रथागत स्वरूप का आधार है। अब यहाँ पे जो इसका ये जो डेफिनेशन आपने रैडक्लिफ ब्राउन जी की देखी, अब इसको हम लोग स्पष्ट करेंगे। इसको हम स्पष्ट करते हैं कि इनके परिभाषा से यह स्पष्ट होता है केवल उन्हीं व्यक्तियों के प्रथागत संबंधों को नातेदारी के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है जो एक वंश अथवा कुल से संबंधित होते हैं। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, नातेदारी के अंतर्गत उन्हें अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है जो एक वंश अथवा कुल से संबंधित होते हैं। ठीक, अब
ये हो गई कुछ इम्पॉर्टेंट जो डेफिनेशन थी, ठीक है। अब हम लोग जो महत्वपूर्ण अगला बात आता है उसमें है इसकी विशेषताएं। तो नातेदारी की विशेषताओं के आधार पर हम इसे देखेंगे। तो नातेदारी की 3 विशेषताएं यहाँ पे हमने लिखा है। पहली विशेषता है नातेदारी की कि नातेदारी व्यवस्था उन व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट करती है जिनके बीच रक्त अथवा विवाह के संबंध पाए जाते हैं। जिसकी पहली विशेषता आती है। दूसरी है रक्त संबंधों का वास्तविक होना स्वाभाविक नहीं है। यदि किसी बच्चे को गोद लिया गया है तो उसे गोद लेने वाले व्यक्ति का रक्त संबंधी माना जाएगा। तो ये सब भी इससे प्रश्न बन सकते हैं। इस तरीके के आजकल तो प्रश्न जो भी पूछे जाते हैं आप लोग देखते हैं काफ़ी लॉजिकल होते हैं, और उन्हें अब ये नहीं कि हम रट के चले गए और लिख दिया, दिमाग भी लगाना पड़ता है। तो कोई भी प्रश्न जब आता है, आजकल प्रश्न का भी तरीका पूछने का अलग हो गया है। काफ़ी लॉजिकली प्रश्न को एग्ज़ामिनर जो होते हैं सेट करते हैं, और उससे मतलब जब तक आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे तब तक हमारा प्रश्न भी नहीं सही हो पाता। तो उसके लिए ये होता है कि हमें जो भी हमारी टॉपिक है, जो भी हमारा सिलेबस है, उसको अच्छे से पढ़ा जाए, तभी हमारा मतलब प्रश्न जो है वो सही होता है। तो इस यहाँ पे से ये प्रश्न दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे जो इसकी सेकंड विशेषता दी हुई है कि रक्त संबंधों का वास्तविक होना स्वाभाविक नहीं है। यदि किसी बच्चे को गोद लिया गया है तो उसे गोद लेने वाले व्यक्ति का रक्त संबंधी माना जाएगा। तो इस तरीके से भी यहाँ पे इस टाइप का प्रश्न बना सकते हैं कि क्या किसी गोद लिए गए बच्चे को किसी व्यक्ति का रक्त संबंधी माना जाता है। तो हाँ, बिल्कुल माना जाए, क्योंकि यहाँ पे आप विशेषता में देख सकते हो। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें होती है वो काफ़ी कन्फ्यूज करती हैं। तो उसके लिए है कि हम प्रॉपर जो हमारा सिलेबस है उसको हम पढ़ें, टेक्स्ट बुक से पढ़ें, और जो भी उसके महत्वपूर्ण स्रोत हमें मिलते हैं उसको हम लोग देखें। और सबसे बड़ी बात, नोट्स बनाएं। नोट्स बना के रिवीजन करना, देन क्वेश्चन पेपर पुराने जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसे सॉल्व करते रहना ही करना बहुत ही ज़रूरी है। तभी हम किसी परीक्षा में सफलता पा सकते हैं। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है तीसरा यहाँ पे कि नातेदारी संबंध कुछ नियमों के अनुसार स्थापित होते हैं तथा इन नियमों का स्वरूप प्रथागत रूप से मान्य होता है। विभिन्न समाजों में इन नियमों की प्रकृति में कुछ भिन्नता होने के कारण ही भिन्न भिन्न समाजों में नातेदारी की प्रकृति में भी कुछ भिन्नता दिखाई देती है। तो आप इस 3 विशेषता को ध्यान से देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा कहीं, ठीक है। ये काम आएगा आपके, एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है। तो ये 3 इसकी विशेषता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स इसको समझने के लिए, ठीक है। अब इसी क्रम में हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो आपकी आती है नातेदारी के प्रकार, टाइप्स ऑफ किनशिप। ओके, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ आती है कि नातेदारी की कितने मतलब प्रकार हैं। तो यहाँ पे नातेदारी को 2 प्रकार में बांट दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, हम इजी मतलब तरीके से एक बना दिए इसको 4 टाइप का। यहाँ पे एक रक्त संबंधी नातेदारी, दूसरे विवाह संबंधी नातेदारी। इसका इंग्लिश में मीनिंग लिख दिए, कभी कभी इंग्लिश वर्जन भी पूछ लेता है तो आप लोग देख लीजिएगा उसको, ठीक है। हमें ये अब ज़रूरी हो गया है कि हम सोशलॉजी के जो टर्म्स हैं उसको हम हिंदी में भी जाने और इंग्लिश में भी जाने, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश वाला भी दे देता है। तो अगर हमें नहीं पता होता तो फिर हम कंफ्यूज होते कि ये टर्म कौन सा है, इसका क्या अर्थ हो सकता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ज़रूरी है ये, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं रक्त संबंधी नातेदारी की, ठीक। अब इसमें होता क्या है ये आपको तो नाम से ही समझ में आ ही गया होगा कि रक्त संबंध किसे कहते हैं या कौन हो सकता है। हालांकि हम इसकी यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो रक्त संबंधी यहाँ पे फ्रेंड्स नातेदारी की बात हो रही है, रक्त संबंधी जो नातेदारी की बात हो रही है, इस श्रेणी के अंतर्गत वे सभी लोग आते हैं जो समान रक्त के कारण एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ठीक। जैसे उदाहरण के लिए माता पिता, उदाहरण हमने लिख भी दिया है नीचे आपको समझने के लिए, ठीक। उदाहरण के लिए माता पिता, उनके बच्चे अथवा भाई बहन समान रक्त से संबंधित होने के कारण रक्त संबंधी नातेदार होंगे। ऐसे रक्त संबंध इस अर्थ में वास्तविक होते हैं कि कोई भी व्यक्ति उन्हें सरलतापूर्वक ज्ञात कर सकता है।
इस संबंध में मान्यता यह है कि जिन व्यक्तियों में भी समान रक्त कण होने की संभावना की जाती है उन्हें रक्त संबंधी नातेदारी कहा जाएगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह भी कहा जा सकता है, यदि एक बच्चे में उसके पिता, दादा, दादी, माँ, नाना, नानी आदि का रक्त होने की संभावना की जा सकती है तो वह सभी व्यक्ति उस बच्चे के रक्त संबंधी नातेदार होंगे। इसके बाद यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि विभिन्न रक्त संबंधियों के बीच वास्तविक रक्त संबंध होना सदैव आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, जैसे अनेक दशाओं में रक्त संबंध काल्पनिक अथवा माना हुआ भी हो सकता है। कैसे? जैसे उदाहरण के लिए नीलगिरी की पहाड़ियों पर रहने वाली टोडा जनजाति में एक स्त्री अनेक पुरुषों से विवाह करती है। ऐसे स्थिति में यह ज्ञात नहीं किया सकता कि उस स्त्री से जन्म लेने वाले बच्चे का वास्तविक पिता कौन है। जो पति पुरुषुत पिमी एक संस्कार होता है के द्वारा उसे धनुष बाण भेंट करता है, उसे जन्म लेने वाले बच्चे का पिता मान लिया जाता है। इसके पश्चात भी टोडा जनजाति में पिता और संतान का यह संबंध समरक्त संबंध माना जाता है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था फ्रेंड्स आपके लिए रक्त संबंधी नातेदारी पे। हाँ, तो इसको आप लोग ध्यान में रखना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब फ्रेंड्स इसी क्रम में हम दूसरे टाइप की बात करेंगे जिसका दूसरा प्रकार है। दूसरा प्रकार कौन सा है यहाँ पे? विवाह संबंधी नातेदारी। ठीक है ना। अब यहाँ पे भी इसके हम छोटा सा एग्जाम्पल लिख दिए हैं आपको समझने के लिए। ठीक है, जैसे अब विवाह संबंधी नातेदारी की बात की जाए तो पत्नी के भाई बहन, ओके, बहन के बच्चे, बहन के पति, दामाद, मौसा, नंदोई, साड़ू, फूफा आदि। इस तरीके से मतलब जो आपको हम लोग विवाह समझने से एक पता चल जाता है ना कि विवाह संबंधी नातेदार कौन है। आप ऐसे भी जनरली देखिए तो वही चीज़ है यहाँ पे, जैसा नाम से है स्पष्ट होगा आप लोग को। ओके, चलिए फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा इसका भी इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। विवाह संबंधी नातेदारी का ये होता क्या है? देखिए, विवाह संबंधी नातेदारी की बात की जाए तो यह नातेदारी संबंध उन व्यक्तियों के बीच स्थापित होते हैं जो विवाह के द्वारा एक दूसरे से संबंधित माने जाते हैं। विवाह के द्वारा एक व्यक्ति का संबंध केवल उसकी पत्नी से ही नहीं होता बल्कि पत्नी पक्ष के अनेक दूसरे व्यक्तियों से भी स्थापित हो जाता है। उदाहरण के लिए हम बात करें, उसका अपनी पत्नी के भाई बहनों, माता पिता, बहन के बच्चों, भाई की पत्नी, बहन के पति अथवा भाई के बच्चों से भी बहनोई, दामाद, मौसा, नंदोई, साढ़ू, फूफा आदि के रूप में संबंध स्थापित हो जाता है। इसी प्रकार एक स्त्री विवाह के द्वारा केवल पत्नी ही नहीं बनती बल्कि अपने पति के माता पिता, भाई बहन, भाई की पत्नियों, बहनों के पतियों तथा वंश के अन्य व्यक्तियों के संदर्भ में भी उसे एक विशेष परिस्थिति प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका विवाह संबंधी नातेदारी। इसके अभी आप लोगों ने यहाँ पे इस प्रकार नातेदारी के प्रकार में 2 प्रकार को आपने देखा। अब फ्रेंड्स हम लोग इसी क्रम में बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट इस वीडियो का लास्ट है वो है नातेदारी की श्रेणियाँ। ठीक, ये प्रश्न बन सकता है कि नातेदारी की कितनी श्रेणियाँ होती हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि नातेदारी की 3 श्रेणियाँ बताई गई हैं। पहला है प्राथमिक नातेदार, दूसरा है द्वितीयक नातेदार और तीसरा है तृतीयक नातेदार। प्राथमिक नातेदार की बात करें तो इसके कितने होते हैं? ये 8 होते हैं। फिर द्वितीय नातेदार की बात करें तो ये 33 होते हैं और तृतीयक नातेदार की बात करें तो ये 151 होते हैं, 151। ठीक है, तो ये यहाँ पे नातेदारी के श्रेणियों में 3 प्रकार की ये नातेदार बताए गए हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक कितने हैं? 8 हैं, द्वितीयक नातेदार 33 और तृतीयक 151। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर से ध्यान में रखिएगा। ये प्रश्न काफ़ी पूछे आते हैं परीक्षा में। आप अगर पेपर दिए होंगे या आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा तो उसमें आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिले होंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करेंगे यहाँ पे प्राथमिक नातेदारी की। ठीक है ना, प्राथमिक नातेदारी की हम सबसे पहले यहाँ बात करेंगे। प्राथमिक नातेदार होता क्या है? समूह में अनेक लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमारा संबंध प्रत्यक्ष और निकट का होता है
और इन संबंधों के बीच कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं आता। ठीक है, विवाह अथवा रक्त के कारण ऐसे संबंध स्वयं स्थापित हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन आता है, जैसे पति पत्नी, पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्र, माता पुत्री, भाई भाई, भाई बहन और बहन बहन। ठीक, ये सभी उदाहरण जो हैं ये स्पष्ट करते हैं कि प्राथमिक नातेदारी के बीच न केवल अत्यधिक निकट का और प्रत्यक्ष संबंध था, बल्कि इन संबंधों की स्थापना के लिए कोई अन्य संबंधी बीच में नहीं आता। तो ये आपका हो गया प्राथमिक नातेदार, जो कितने माने गए हैं, 8 माने गए हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे द्वितीयक नातेदार की। देखिए, द्वितीयक नातेदार में वे सभी व्यक्ति आते हैं जो प्राथमिक नातेदार के प्राथमिक संबंधी होते हैं। ध्यान दीजिएगा, द्वितीयक नातेदार में वे व्यक्ति आते हैं जो प्राथमिक नातेदार के प्राथमिक संबंधी होते हैं, उन्हें द्वितीयक नातेदार कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि पिता हमारे प्राथमिक नातेदार हुए, जबकि दादा को पिता का प्राथमिक नातेदार होने के कारण हमारा द्वितीयक नातेदार कहा जाएगा। ठीक, इसी प्रकार चाचा, ताऊ, बुआ, मामा, नाना, नानी, बहनोई, भाई की पत्नी आदि भी हमारे द्वितीयक नातेदार हैं, क्योंकि उनसे हमारा संबंध अपने पिता, माँ, भाई अथवा बहन के कारण है। ठीक, इस प्रकार पत्नी हमारे लिए प्राथमिक संबंधी है, जबकि पत्नी के सभी प्राथमिक संबंधी, जैसे पत्नी है तो पत्नी की जो मम्मी है, पापा हैं, ठीक है ना, तो वो सब क्या होंगे, हमारे द्वितीयक नातेदार माने जाएंगे। ठीक, विभिन्न आधारों पर स्थापित द्वितीयक नातेदारों की संख्या मर्डाक ने 33 बताई है। मर्डाक ने इसे बताया है, जो कि इन्होंने कितनी संख्या बताई है, मर्डाक ने 33 संख्या बताई है द्वितीयक नातेदार की। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट आते हैं, बात करेंगे तृतीयक नातेदार की। ठीक है, अब तृतीयक नातेदार क्या होते हैं, इसका आप लोग इंग्लिश वर्जन भी देखते रहिएगा। ठीक है, तृतीयक नातेदार की बात की जाए तो जो लोग हमारे द्वितीयक नातेदार के प्राथमिक संबंधी होते हैं उन्हें हम तृतीयक नातेदार कहते हैं। ठीक, जो लोग, फिर से रिपीट करेंगे, तृतीयक नातेदार वे होते हैं जो हमारे द्वितीयक नातेदार के प्राथमिक संबंधी होते हैं, उन्हें हम अपना तृतीयक नातेदार कहते हैं। उदाहरण के लिए हम अपनी बहन के पति, यानी जैसे हम अपने बहन के पति यानी जीजा को अपना द्वितीयक नातेदार कहेंगे। ओके, जबकि जीजा के भाई, बहन, माता तथा पिता का उनसे प्राथमिक संबंध होने के कारण यह सभी हमारे तृतीयक नातेदार हो जाएंगे। इसी प्रकार अपने पिता तथा माता की सभी बहनें हमारे द्वितीयक नातेदार होंगी, जबकि उन बहनों की, जैसे बुआ, मौसी के सभी बच्चों से हमारे संबंध तृतीयक नातेदारी के अंतर्गत आएंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो सभी फुफेरे तथा ममेरे भाई बहन एक दूसरे के तृतीयक नातेदार होंगे। ओके, तृतीयक नातेदारों के प्राथमिक संबंधी हमारे लिए चतुर्थ श्रेणी के नातेदार होंगे, जबकि चौथी श्रेणी के नातेदार के प्राथमिक संबंधी हमारे लिए 5वीं श्रेणी के नातेदार कहे जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार नातेदारी श्रेणियों का कितना ज़्यादा ही विस्तार किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो इम्पोर्टेंट था प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, और इसमें तृतीयक नातेदार में कितने इनकी संख्या बताई गई है, 151 संख्या बताई गई है। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और जो हम बता रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में, जो भी आपको फ्रेंड्स यहाँ पे बताए हैं, अगर आपको इम्पॉर्टेंट लग रहा हो वो चीज़, तो आप उसको नोट ज़रूर करिएगा। अगर आप लिख के भी पढ़ेंगे तब भी आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी हम बहुत ही आसान शब्दों में यहाँ पे किनसिप पार्ट 1, मतलब ये भी भाग 1 है, इसके भी बहुत सारे बचे हुए हैं टर्म, इसको हम आगे की वीडियो पार्ट 2 में बताएंगे। तो इसको आप लोग ध्यान से मतलब देख सकते हो, एक इंट्रोडक्शन के रूप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, और आपको आगे काम आ सकता है परीक्षा में। तो जो आपको महत्वपूर्ण लगे उसको आप अपने कॉपी में नोट बना लीजिएगा, नोट्स के तौर पे बना लीजिएगा और उसको रिवाइज करिएगा। बाकी इससे जो किनसिप का पार्ट 1 का ये वीडियो था, बाकी इससे जो इम्पोर्टेंट और भी टॉपिक हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है फिर, और वीडियो के अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और बाकी कुछ भी आपको हो किसी भी प्रकार का
कोई भी पूछना हो या कोई डाउट हो तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में अपने मैसेज ज़रूर छोड़िएगा, ठीक है। और इस वीडियो लेक्चर को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।